नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी अनोखी और रोचक कहानियाँ। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके हमारी वीडियो को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करें। आपका हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज की कहानी का सफर शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हम सब ने सुना था कि रिया यहाँ पर अब अवंतिका के हाथों से अपने सिर में चंपी करा रही थी। तभी अब रिया कहती है, आप प्लीज मेरी मम्मा को भी चंपी करना सिखा दीजिए ना। तो अब उसकी ये बात सुनकर अवंतिका कहती है, क्या तुम्हारी मम्मा को चंपी करना नहीं आता है? तो इस बात पर रिया कहती है, मेरी मम्मा को चंपी करना क्यों आएगा, क्योंकि मेरी मम्मा की चंपी तो मेरे डैड करते हैं। ये सुनते ही मानो अवंतिका को एक झटका सा लगता है। तो अब रिया कहती है, वैसे आप उनकी इतनी रिस्पेक्ट क्यों करती हैं? तो अब यहाँ पर अवंतिका कहते हैं, जिस तरह से आपकी आलिशा मासी उन्हें किंग के नाते रिस्पेक्ट देती है, बस उसी तरह से मैं भी देती हूँ। ये सुनते रिया कहती है, मैं समझी नहीं। इस बात पर रानी अवंतिका कहती है, ये सब समझने के लिए आप अभी बहुत ही छोटी हैं, इसलिए चलिए अभी के लिए आप सो जाइए। जब समय आ जाएगा तब भी आप भी धीरे धीरे ये सब कुछ समझ जाएगी। और वैसे भी कल मॉर्निंग में आपको सोना भी तो है। ये सुनते ही अब अवंतिका रिया के बालों को का बन बनाकर उसे एक हेयर कैप पहनाते हुए कहती है, अपने रूम में जाइए, आपकी ब्यूटीफुल लेडी बस वहीं पर ही आती है। ये सुनते ही रिया भी कहती है ओके, और वो यहाँ पर अपने रूम की तरफ जाने ही वाली थी कि तभी ये रिया अवंतिका से कहती है, पाँव धोकर बेड पर चढ़ना और हाँ डू योर ग्रेटिट्यूड प्रेयर। अब यहाँ पर अवंतिका की इस बात पर रिया कहती है, अब आपको मुझे बार बार याद दिलाने की जरूरत नहीं है ब्यूटीफुल लेडी, क्योंकि अब मुझे इन सब चीज़ों की आदत हो गई है। अब मुझे अच्छी तरह से याद है कि मुझे बेड पर जाने से पहले क्या करना है। रिया की ये बात सुनते ही अवंतिका अब के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और वो अब अपने हैंड वॉश करने लगती है। तो इधर रिया के लिए वो यहाँ पर दूध बनाने लगती है और जब वो यहाँ पर दूध का गिलास रिया के पास लेकर जाती है तो वहाँ पहुँचकर अब अवंतिका रिया से कहती है, लो पी लो ना, नहीं तो ज़्यादा ठंडा हो जाएगा। वैसे भी दूध ना तो ज़्यादा ठंडा होना चाहिए और ना ही ज़्यादा गर्म। ये सुनते ही रिया अब यहाँ पर अब उसकी तरफ देखती है और अब उसके हाथों से अपने दोनों हाथों से इस गिलास को पकड़कर अब उस पूरे के पूरे दूध के गिलास को पी जाती है। तो रिया को दूध पीने के बाद अब अवंतिका कहती है, वाओ दैट्स ए नाइस। अब रिया तो बिल्कुल भी नखरे नहीं करती है। सच में मुझे लगता था कि रिया को मेरे लिए संभालना थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन अब तो रिया बिल्कुल ही अच्छे बच्चे की तरह रह रही है। और ये कहते हुए ही वो रिया को अपने पास सुला लेती है तो और वो खुद भी रिया के पास ही लेट जाती है। इधर दूसरी तरफ पेरिस में बूढ़े किंग के पैलेस में स्वाति मल्होत्रा और अनिका अभी उस प्लांट में वो केमिकल डाल देती है जिसे बूढ़े किंग ने इन दोनों के ही हाथों में दिया था। स्वाति और अनिका जब इस केमिकल को इस प्लांट पर डालती है तो वो देखती है कि उन दोनों ही प्लांट में तो मानो इस केमिकल के डलते ही इनके ऊपर मानो जैसे आग ही लग गई थी और ये काम बस फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में ही पूरा पौधा ही यहाँ पर मुरझा गया था। ये देखकर तो एक जीते जाते प्लांट को इस तरह से मुरझाता हुआ देखकर स्वाति और अनिका दोनों को ही बुरा लग रहा था। इधर अपने हाथों को अब उस पौधों के पास लेकर जाने ही वाली थी अनिका कि तभी उसके कानों में एक आवाज आती है, फ्लावर गर्ल को टफ टास्क मिल गया है। वेरी बैड, लगता है ये फ्लावर गर्ल के लिए काफ़ी टफ है। बट यू हैव ओनली 24 आवर्स और इतने वक्त में तुम्हें इन पौधों को पहले की तरह ही करना होगा। ये केमिकल डालने से पहले ये पौधे जितने खूबसूरत थे, जितने पहले ये जीवित दिखाई दे रहे थे, बस उनको पहले के जैसा ही करना है। और हाँ, एक बात और, मैं वैसे तुम्हें याद दिला दूं कि ये दोनों ही पौधे तुम्हारी आयशा माँ के फेवरेट हैं। अगर उन्हें पता चलेगा कि ये पौधों की ऐसी हालत हो गई हैं तो उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, और अगर तुम्हारी आयशा माँ को अच्छा नहीं लगा तो फिर तो तुम सोच ही सकती हो कि तुम्हें कैसा लगेगा। और
यहाँ पर ये वार्निंग देते हुए ही अब किंग वहाँ से जाने लगते हैं। इधर अनिका जो कि बड़े ध्यान से एक बार यहाँ पर उस पौधे को देख रही थी तो एक बार वो यहाँ पर किंग की तरफ देख रही थी। इधर इस तरह से उन्हें जाता हुआ देखकर अब अनिका उन्हें रोकते हुए ही कहती है, एक मिनट प्लीज प्लीज, पहले मुझे हिंट तो दीजिए ना कि ये कैसे ठीक होगा। अरे ये तो पूरी तरह से मुरझा चुका है, इसका ठीक होना अब मुश्किल है। प्लीज प्लीज थोड़ा सा तो हिंट दीजिए, क्योंकि मैं अपनी आयशा माँ को बिल्कुल भी उदास नहीं देखना चाहती। मुझे पता है अगर उनका एक भी पौधा अगर मुरझा जाता है तो वो खाना पीना सब कुछ छोड़ देती है, उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अनिका की ये बात सुनते ही अब किंग कहते हैं, जवाब तुम्हारे आसपास ही हैं, इसलिए देखो तुम अभी अपना दिमाग लगाओ। वैसे तुम अगर चाहो तो मेरे बच्चे अलेक्जेंडर से इसके बारे में हेल्प ले सकती हो, क्योंकि वो क्या है ना कि मुझे पता है कि तुम्हारी माँ के पास दिमाग नहीं है। वैसे अगर तुम्हारी माँ के पास दिमाग होता तो वो तुम्हारी हेल्प जरूर कर पाती, लेकिन हाँ अलेक्जेंडर तुम्हारी हेल्प जरूर कर देगा। इधर जैसे ही किंग ने ये बात कहा था तो ये सुनते ही तो स्वाति मल्होत्रा को थोड़ा सा गुस्सा आता है और अब वो किंग को ही कहती है, अच्छा क्या कहा आपने, मेरे पास दिमाग नहीं है? वैसे मैं आपको बता दूं कि पूरे वर्ल्ड लेवल पर आपने एग्ज़ाम लिया था ना, जिसमें मेरा ही सिलेक्शन हुआ था। अगर मेरे पास दिमाग ही नहीं होता तो इतने सारे स्टूडेंट में मेरा सिलेक्शन नहीं होता। कुछ याद आया आपको या फिर उम्र की वजह से आप ये सब भूल गए हो? क्योंकि मैं काफ़ी समय से देख रही हूँ आप हर बार बिना किसी टोंट के मेरा नाम लिए हुए बात ही नहीं करते हैं। अगर मेरे में दिमाग नहीं होता तो मैं यहाँ पर आज खड़ी भी नहीं होती। वैसे ये नॉर्मल है, क्योंकि मैंने सुना है कि आपकी एज भी तो हो गई है ना, और आपकी एज में भूलने की बीमारी तो हो ही सकती है, क्योंकि अब आपकी एज भी तो ज़्यादा हो चुकी है। इसलिए अगर ऐसा है तो मुझे साफ साफ बता दीजिए, फिर मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा। वैसे अगर आप कहें तो मैं आपको इस ना भूलने वाली कोई मेडिसिन दे सकती हूँ, ताकि आपको फिर से सारी की सारी चीज़ें याद रहें। इधर स्वाति की ये बात सुनते ही किंग स्वाति की तरफ देखते हैं और यहाँ पर अब उसकी तरफ एक एग्रेसिव लुक में देखते हुए कहते हैं, तुम्हारी गलतियाँ याद दिलाऊं मैं? हाँ, मुझे याद नहीं है? अरे मुझे हर एक बात याद है, इवन तुम्हारी हर छोटी से छोटी गलती से लेकर तुम्हारी बड़ी से बड़ी गलती तक। अनिका जो कि इधर ये सब देखकर वो अपनी ही सोच में थी। इन दोनों को ऐसे देखकर अब वो वहां से नीचे की तरफ जाने लगती है, क्योंकि इन दोनों को इस तरह से कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ता हुआ देखकर अनिका भी यहाँ पर इरिटेट हो चुकी थी, क्योंकि उसके पास समय बहुत ही कम था। उसे जल्द से जल्द अब फिर से इन पौधों को वैसे करना था। उसके पास बिल्कुल भी समय नहीं था कि वो यहाँ पर इन दोनों की लड़ाई को सुलझाए, और वो भी ऐसी लड़ाई जो शायद कभी भी खत्म नहीं हो सकती। इसलिए वो यहाँ से जाने लगती है। तो यहाँ किंग और स्वाति की बहस अभी भी चालू थी, जहाँ किंग यहाँ पर स्वाति को सुनाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे थे, तो वहीं स्वाति भी उसका उलट जवाब दे रही थी। इधर अनिका भी यहाँ ऊपर से सीधा ही एलिवेटर से जैसे ही अपने फ्लोर पर आती है तो इधर सामने से उसे आर्यन और अलेक्जेंडर दोनों ही उसे सामने से आते हुए दिखाई देते हैं। अपने दोनों ही बेटों को इस तरह से सामने से आता हुआ देखकर अब अनिका कहती है, अब तो मम्मा आप दोनों को हक कर सकती हैं ना, क्योंकि देखो अब तो आप दोनों ने बात भी ले लिया होगा, अब तो आप पूरी तरह से फ्रेश नजर आ रहे हैं। तो क्या अब मैं अपने दोनों बेटों को एक हक कर सकती हूँ? अनिका की ये बात सुनते ही आर्यन कहता है, ऑफ कोर्स मॉम, आप कर सकती हैं, बट आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रही थी। अब ये सुनते ही अनिका जब खुद की तरफ देखती है तो अब कहती है, आप लोग बस जल्दी से नीचे जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठो, मम्मा बस वहीं पर ही आती है। क्योंकि एक्सपेरिमेंट का नाम लेकर अनिका को फिर से वो सब कुछ याद आ जाता है कि उसे क्या करना है। इधर अपनी मम्मा की ये बात सुनते ही दोनों ही भाई कहते हैं, ओके मम्मा, हम वहीं पर ही मिलते हैं। और ये कहते हुए ही आर्यन और अलेक्जेंडर दोनों ही वहाँ से जाने लगते हैं।
तो वहीं उनके जाने के बाद अब अनिका अपने रूम की तरफ बढ़ जाती है, क्योंकि अनिका को सबसे पहले यहाँ पर अपने रूम में जाना था। जैसे ही अनिका अपने रूम में पहुँचती है तो अपने रूम में जाने के बाद सबसे पहले वो यहाँ पर अपनी पर्सनल लैब में जाती है। अपनी पर्सनल लैब में जाकर अनिका सबसे पहले अपने ग्लव्स को पहनती है। ग्लव्स पहनने के बाद वो अपनी आई ग्लासेस को निकाल कर अब उन्हें साइड में रख देती है। अनिका के दिमाग में यहाँ पर बस किंग की ही बातें घूम रही थी और साथ के साथ वो भी यही सोच रही थी कि आखिर वो कैसे इन फ्लावर्स के अंदर दोबारा जान डाल दे, क्योंकि ये फ्लावर तो ऐसे हो चुके हैं जैसे ये पूरी तरह से मर चुके हैं। अब मेरे लिए भले ही ये टास्क थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन मुझे ऐसा कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। लेकिन मैं क्या करूं? अनिका इधर अपनी ही सोच में थी। वो सारी की सारी कैलकुलेशन कर रही थी कि उसे कौन सी चीज़ को कैसे कैसे कितनी मात्रा में अगर वो इसके ऊपर डालेगी तो शायद ये प्लांट फिर से जीवित हो सकते हैं। कि जब अनिका ये सब सोच रही थी तभी उसके रूम में अब जोर से अलार्म बजने लगता है। इधर जैसे ही एकदम से ही अलार्म बजा तो अनिका अपने सेंस में आती है। अब उसे सुनते ही अनिका अब जल्दी से फ्रेश हो जाती है, क्योंकि अनिका को पता चल जाता है कि उसे अब यहाँ से जल्द नीचे जाना होगा। इसलिए अलार्म को सुनने के बाद वो जल्दी से अपने ग्लव्स को उतारकर लैब से बाहर निकल जाती है और फ्रेश होकर नीचे की तरफ जाने लगती है। इधर कुछ ही देर के बाद वहाँ अब तक सभी आ जाते हैं। इधर आयशा भी अपनी माँ को लेकर वहाँ पर आ जाती है। ये आज पहली बार हेड ऑफ द फैमिली की जगह पर किंग की जगह यहाँ पर किंग के पैलेस में अनंता बैठी हुई थी। उनके एक तरफ यहाँ पर किंग बैठे हुए थे तो इधर दूसरी तरफ आज आयशा मारवा बैठी हुई थी और उनके बाद आर्यन अलेक्जेंडर और फिर स्वाति मल्होत्रा और अनिका ने भी उन्हें अब यहाँ पर आने के बाद ज्वाइन कर लिया था, क्योंकि ये अलार्म यहाँ पर उसके लिए खाने का अलार्म था। वो सभी मिलकर अब यहाँ पर अपना मील एंजॉय कर रहे थे। जब ये सभी मील एंजॉय कर रहे थे तभी अब यहाँ पर अनंता कहती हैं, अनिका आप यहाँ पर कब आई? आपके आने के बारे में तो मुझे कोई भी अपडेट नहीं थी। अनंता की ये बात सुनते ही अब अनिका कहती है, जी मैं बस आज ही आई हूँ। इनकी बातों को सुनकर अब किंग कहते हैं, क्या बात है? क्या आप दोनों एक दूसरे को कैसे जानती हैं? क्योंकि किंग को यहाँ पर इतना तो पता था कि जरूर वो नालायक यानी कि रोहित अपनी नानी माँ के बारे में जानता था कि उसकी नानी माँ जिंदा है, लेकिन किंग को अभी इस बात के बारे में नहीं पता था कि अनिका को भी इसके बारे में पता है, क्योंकि जिस तरह से अनंता अभी अनिका से बातें कर रही थी उसे देखकर तो किंग को भी लगता है कि ये दोनों एक दूसरे को जानती हैं। इसलिए उसे रहा नहीं गया और उसने सीधे सीधे इस सवाल को पूछ लिया। इधर किंग की इस बात को सुनकर अब अनंता कहती है, हम एक दूसरे को जानती हैं, इससे तुम्हें मतलब नहीं होना चाहिए। और हाँ सिकंदर, मैं याद दिला दूं, तुम ऐसे सवाल कर रहे हो जैसे कि तुम हमें सब कुछ बताते हो। भूलो मत, तुमने बिना जाने कितनी ही बातें हम लोगों से छिपा रखी है, इसलिए तुम्हें कोई भी अधिकार नहीं है हमारे बारे में कुछ भी जानने का। इधर यहाँ पर अनंता की ये रूखी सी बात सुनते ही अब किंग अब यहाँ पर एक पल के लिए तो चुप होते हैं, लेकिन अब वो फिर से अपनी रोबीली आवाज में कहते हैं, आप रानी अवंतिका नहीं है। किंग को जवाब देने की और सब कुछ बताने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है राजमहल की रानी को। सब कुछ बताने की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक रानी को होती है। ये कहते हुए किंग अब गुस्से में अपनी जगह से उठकर अब अपने रूम की तरफ जाने लगते हैं, क्योंकि किंग ने यहाँ पर बिल्कुल भी अनंता से ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। इधर किंग को इस तरह से गुस्से में जाते हुए देखकर अब आयशा मारवा कहती है, पापा ठीक से खाना तो खा कर जाइए, इस तरह से खाने को बीच में छोड़कर नहीं जाया करते। आयशा की ये बात सुनते ही यहाँ पर इससे पहले किंग कुछ भी कहते तभी अनंता कहती है, आखिर तुमने उन्हें अपने पापा मान ही लिया। हाँ आयशा, वाकई में क्या तुम इन्हें पापा मानने के लिए तैयार हो गई?
अब अपनी माँ की इस बात को सुनने के बाद आयशा कहती है, इसमें इसमें मानने की क्या ज़रूरत है माँ, अगर सच देखा जाए तो वो मेरे पापा हैं और आप इस बात को जुठला भी तो नहीं सकती हैं क्योंकि ये मेरे पापा हैं। ये सुनते ही अब अनंता कहती हैं, तुम्हें अपने मामा जी की चिंता नहीं है क्या? अरे इस शख्स के तुम तो कितने सालों से इसके यानी जब से तुम पैदा हुई थी तुम इसके साथ भी नहीं रही हो, उसके बाद भी तुम इन्हें इतने रिस्पेक्ट दे रही हो, लेकिन जो तुम्हारे मामा जी ने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, क्या तुम्हें उनकी चिंता नहीं है? बेटा मैंने आपको सब कुछ बताया तो है। अपनी माँ की इस बात का जवाब देते हुए अब अपनी माँ की इस बात का जवाब आयशा मारवा देने ही वाली थी कि तभी अब वो यहाँ पर आर्यन और अलेक्जेंडर को देखकर वहीं पर ही चुप हो जाती है, क्योंकि वो बच्चों के सामने कुछ भी अपनी माँ को कोई भी जवाब नहीं देना चाहती थी। इधर आयशा जो कि अभी पूरी तरह से खामोश हो गई थी, लेकिन अनिका और स्वाति दोनों ही यहाँ पर आयशा मारवा की इस खामोशी को समझ जाती हैं कि वो बच्चों को देखकर यहाँ पर चुप हुई हैं और वो दोनों भी एक दूसरे को देखती हैं। तो वहीं अनंता को देखकर तो अब स्वाति के मन में यहाँ पर काफ़ी सारे सवाल थे। वो बहुत सारे सवाल उनसे करना चाहती थी, लेकिन अभी उसे ये समय सही नहीं लगा, इसलिए उसने अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए ही वो भी यहाँ पर कोई भी रिएक्ट नहीं करती है। लेकिन उन्हें अनिका को और उसके रिएक्शंस को देखकर थोड़ा अजीब लग रहा था, क्योंकि स्वाति को भी खुद नहीं पता था कि क्या सच में अनिका अनंता के बारे में सब कुछ जानती थी। इधर आयशा मारवा भी जो भी पूरी तरह से चुप थी, अब वो अपनी माँ से की बात का जवाब ना देकर अब बच्चों से कहती है, अलेक्जेंडर बेटा आप और आर्यन अभी अपने बड़ी के लिए उनके रूम में खाना लेकर जाइए। वो क्या है ना कि उन्होंने अपना खाना पूरी तरह से ख़त्म नहीं किया है, तो उन्हें बाद में भूख लग सकती है, और उनसे कहना कि दादी माँ थोड़ी देर में गर्म दूध भिजवा रही हैं। अपनी दादी माँ की ये बात सुनते ही अब अलेक्जेंडर कहता है, ओके दादी माँ, और वो यहाँ पर एक प्लेट में खाना निकाल कर उसे दूसरी प्लेट से ढक देते हैं, और अब वो आर्यन के साथ अलेक्जेंडर किंग के रूम की तरफ जाने लगता है। और तो यहाँ पर क्योंकि बच्चे यहाँ से जाने लगे थे, तो यहाँ पर अब स्वाति मल्होत्रा भी अब अपना मील फिनिश करती है, और मील को फिनिश करने के बाद अब वो अनिका से कहती है, अनिका मैं रिया के रूम में आराम करने के लिए जा रही हूँ। अपनी माँ की ये बात सुनते ही अनिका भी हाँ में अपना सिर हिला देती है, और उनके जाने के बाद अब अनिका आयशा और अनंता के साथ ही थी। इधर उन्हें देखकर अब अनिका कहती है, नानी माँ आप यहाँ पर कैसे आई? मैंने तो ये एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि आप यहाँ पर इस तरह से पैलेस में होंगी। आप यहाँ पर कैसे पहुँची हैं? अनिका की इस बात का जवाब देते हुए अनंता कहती हैं, मुझे यहाँ पर धोखे से लाया गया है अनिका, और मुझे धोखा देने वाली कोई और नहीं बल्कि मैं भाग्यश्री ही थी, मेरी असिस्टेंट, जिस पे मैंने ना जाने कितना ही भरोसा करती थी। भाग्यश्री ने मेरे साथ धोखा किया है, और एक ऐसा धोखा जिसे मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकती थी। अनंता की इस बात को सुनकर अब आयशा मारवा कहती है, इसका मतलब ये है कि आपको मुझसे और पापा से मिलने में अभी भी कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि जिस तरह से आप ये सारी बातें कर रही हैं उसे देखकर तो मुझे यही लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में हमारी कोई वैल्यू ही नहीं है। अगर आपके साथ ये धोखा नहीं हुआ होता माँ, तो फिर तो आप अभी भी मुझसे और पापा से बिल्कुल भी नहीं मिलना चाहती थी। इधर आयशा की इस बात को सुनने के बाद अब अनंता कहती है, तुम्हारी बातें मेरी समझ से परे हैं आयशा, और रही बात तुम्हारे इस सवाल की कि मुझे तुम लोगों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो मुझे बहुत खुशी होती अगर मैं अपने भाई से मिलती। तुम्हें तो सब कुछ पता ही है ना कि उन्होंने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया है, क्योंकि मैं बस अपने भाई से मिलना चाहती थी। मैंने अपने भाई को जख्मी हालत में देखा था, और उस शराबी से भी मेरे भाई ने ही तो बचाया था। क्या तुम भूल गई हो क्या वो सब चीज़ें? तुम्हें तो सब कुछ याद होगा ना आयशा। अनंता की इस बात को सुनने के बाद अब आयशा मारवा कहती है, उस शराबी से शादी करने के लिए क्या पापा ने ही आपसे कहा था? फाइनली अब आयशा मारवा ने अपनी माँ से एक ऐसा सवाल पूछ लिया था जिसके बारे में वो अपनी माँ से जानना चाहती थी।
अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए वो कहती है, वैसे मुझे नहीं लगता कि पापा ने आपसे ऐसा कुछ भी कहा था। पापा आपके जैसी ही जिंदगी मैंने भी जी है। मैं प्यार धनंजय से करती थी, लेकिन शादी मुझे ना चाहते हुए भी हंसराज से करनी पड़ी थी, और अपने लिए हुए उस डिसीजन के लिए मैंने कभी भी धनंजय को जिम्मेदार नहीं ठहराया। और रही बात उस अक्षय वर्मा की, तो उस इंसिडेंट की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपकी ही है ना। आप सच में मेरी लाइफ का तो एकदम से जहानुम बन चुका है। मेरे तो इन सब चीज़ों के होने के कारण से मेरे तो करैक्टर पर बिना जाने कितने ही कीचड़ उछले हैं। और ये कहते हुए ही आयशा अब अपनी जगह से उठकर वहाँ से जाने लगती है, क्योंकि आयशा की आंखों के सामने भी ये सारे के सारे इंसिडेंट आने लग गए थे, क्योंकि आयशा मारवा ने भी अपनी जिंदगी में कोई कम दुख नहीं झेले थे। वो तो बचपन से ही ये सारी की सारी चीजें झेलती आ रही थी। इधर उसे इस तरह से जाता हुआ देखकर अब अनिका यहाँ पर अनंता से कहती है, नानी माँ, मैं सच तो नहीं जानती हूँ कि आखिर पास्ट में क्या हुआ है क्या नहीं, लेकिन हाँ एक बात है, महारानी कोई भी डिसीजन बेवजह तो नहीं ले सकती है ना। वैसे मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर क्या वजह थी नताशा मासी और आयशा माँ को एक जैसा बनाने की, क्योंकि अब तो ये सवाल मेरे भी जहन में आ रहा है कि आखिर आपने ये सब क्यों किया। क्या ये कुदरत का एक फैसला है या फिर आपका, क्योंकि ये ऐसा भी हो सकता है कि ये दोनों एक जैसे शक्ल की पैदा हुई हों, लेकिन हाँ मैं ये भी बिल्कुल नहीं झुठला सकती, क्योंकि आप अपने काम में पूरी तरह से निपुण हैं, तो इन दोनों को एक जैसा हो सकता है आपने बनाया हो। अनिका की ये बात सुनते ही अब अनंता अनिका की तरफ देखती और कहती है, आने वाले वक्त का इंतजार करो अनिका, तुम्हें सारा का सारा सच खुद ही पता चल जाएगा। और हाँ एक बात मुझे पता चल गया है कि अवंतिका कहाँ पर है, और इतना ही नहीं, तुम और रोहित दोनों ही अवंतिका से मिल चुके हो। ये बात अब मुझसे बिल्कुल भी छिपी हुई नहीं है, ये बात भी मुझे पता है। मैं भी तुमसे बस इतना ही कहूँगी कि हर राज के खुलने का अपना एक समय होता है, और कोई राज अगर समय पर ही पता चले तो वो और भी अच्छा होता है। और हाँ, अपनी माँ का डीएनए स्ट्रक्चर का ओरिजिनल फॉर्म जानना है या नहीं। अब यहाँ पर अनंता की ये बात सुनते ही अनिका कहती है, आप मेरी माँ के बारे में क्या जानती हैं? प्लीज़ मुझे बताइए, आप कहना क्या चाहती हैं? मेरी माँ के डीएनए स्ट्रक्चर से आपका क्या मतलब है? अनिका की इस बात पर अब अनंता कहती है, चलो ठीक है फिर, अगर यही बात है तो मैं तुम्हें एक हिंट दे देती हूँ। तुम्हारी माँ से जुड़ा है गोल्डन फ्लावर, और हाँ मुझे अच्छी तरह से पता है कि सिकंदर ने तुम्हें और स्वाति को एक टास्क दिया है, इसलिए सोचो अनिका, क्योंकि तुम ये कर सकती हो। और ये कहते हुए ही अनंता वहाँ से जाने लगती है। तो वहीं अनिका बस यहाँ पर अनंता को जाता हुआ देख रही थी। हालांकि अनिका के पास पहले से ही एक टास्क था जो किंग ने उसे दिया था, क्योंकि उसे उन दोनों के दोनों फ्लावर को फिर से जिंदा करना था। लेकिन अब यहाँ पर तो अब अनिका और भी उलझ गई थी, क्योंकि अब यहाँ पर सवाल उसकी माँ के डीएनए का भी आ रहा था कुछ, क्योंकि यहाँ पर अगर अनंता उसे कोई हिंट देकर गई है तो वो हिंट बेवजह तो नहीं हो सकता। इसलिए अनिका भी ये सब सोचकर अपनी सोच में ही थी। एक तरफ जहाँ अनिका अपनी सोच में बैठी हुई थी, तो दूसरी तरफ इंडिया में भीमेश्वरी गांव में अगले दिन यहाँ पर सुबह चिड़ियाओं की चहचहाट यहाँ पर पूरे के पूरे यहाँ पर भीमेश्वरी गांव में इस अवंतिका के घर में थी। रिया के कानों में जैसे ही यहाँ पर इन चिड़ियाओं के चहचहाट की आवाज़ जाती है तो उसकी आंखें खुल जाती है, और इसलिए वो अपनी आंखें खोलने के बाद अंगड़ाई लेते हुए ही वो अपने बेड पर बैठ जाती है। और जब वो अपने बगल में देखती है तो उसकी ब्यूटीफुल लेडी उसके बगल में ही सो रही थी। इसलिए रिया अब अवंतिका के पास जाकर अब उसके गालों पर एक किस करती है, और किस करते हुए ही उन्हें गुड मॉर्निंग विश करते हुए कहती है, गुड मॉर्निंग ब्यूटीफुल लेडी। इधर रिया के इस सफर से अब अवंतिका की नींद एकदम से ही खुल जाती है, और जैसे ही अवंतिका की नींद खुलती है तो वो भी रिया को गुड मॉर्निंग कहते हुए वो अब अपनी जगह पर बैठ जाती है और कहती है,
क्या बात है, आज रिया तो हमसे भी पहले उठ गई, वरना रिया तो हमेशा लेट से उठती थी। ये सुनते ही प्रिया कहती है, आप मेरे हेयर वॉश कर देंगी क्या, क्योंकि मुझे आपने कल ऑयल लगाया है, तो अब मुझे हेयर वॉश भी तो कराना ही होगा। रिया की ये बात सुनते ही अवंतिका के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और वो अब रिया को बाथरूम में जाने के लिए कहती है ठीक है, आप अभी बाथरूम में चलो, मैं बस वहीं आती हूँ। इधर अवंतिका की ये बात सुनते ही रिया के चेहरे पर एक स्माइल थी और वो भी यहाँ पर हामी भरते हुए बाथरूम की तरफ जाने लगती है। तो वहीं अवंतिका भी कबर्ड से अपने और रिया के कपड़े लेकर बाथरूम में चली जाती है। कुछ ही देर के बाद जब वो दोनों यहाँ पर बाथरूम से बाहर आती है तो प्रिया अवंतिका के बालों को देखकर कहती है, वाओ ब्यूटीफुल लेडी, आपके बाल सच में कितने ब्यूटीफुल हैं। जितनी आप दिखने में ब्यूटीफुल हैं, आपके बाल तो और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं। ये सुनते ही अवंतिका कहती है, थैंक यू छोटी अनिका। या अवंतिका ये कहते हुए वो अपने बालों में कोम करने लगती है और साथ के साथ में अब वो अपने बालों में मोगरे का गजरा लगा रही थी। अवंतिका को इस तरह से गजरा लगाता हुआ देखकर अब रिया कहती है, मेरी हेयर स्टाइल भी अपनी जैसी ही बना दीजिए ना ब्यूटीफुल लेडी, मुझे भी ये गजरा लगाना है, मुझे भी आपके जैसे ही सुंदर लगना है। रिया की ये बात सुनते ही अवंतिका कहती है, ठीक है, मैं कर देती हूँ। अगर आपको ये गजरा पसंद आया है तो मैं आपके बालों में भी लगा देती हूँ। और ये कहते हुए ही अवंतिका रिया के बालों को बनाने लगती है और अब वो यहाँ पर रिया की अच्छे से उसके बालों को संवारने के बाद अब वो रिया के बालों में यहाँ पर एक गजरा लगा देती है और गजरा लगाने के बाद कहती है, देखो छोटी अनिका कैसा लग रहा है। इधर अवंतिका की इस बात पर अब रिया जल्दी से अब सामने शीशे की तरफ देखती है तो उसे ये गजरा पीछे की तरफ लगा हुआ साफ साफ दिखाई दे रहा था, क्योंकि रिया के बाल भी अच्छे थे, वो काफ़ी हैवी थे। इसलिए अब रिया जब इसे थोड़ा सा अपने चेहरे को घुमा कर देखती है तो उसे मिरर में ये दिखाई देता है। तो अब रिया कहती है, वेरी वेरी ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच ब्यूटीफुल लेडी। इधर रिया की ये बात सुनते ही अवंतिका रिया के फोरहेड पर एक किस करते हुए कहती हैं, चलो अब आप भी रेडी हो और अब मैं भी रेडी हूँ, तो चलो अभी महादेव के मंदिर में चलते हैं, क्योंकि सबसे पहले हमें महादेव के मंदिर में जाना है। अवंतिका की इस बात को सुनकर रिया कहती है, ठीक है, आज मंदिर चलेंगे, और वैसे भी आज मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ ना, तो आज तो मंदिर में जाने के लिए मैं वैसे भी एक्साइटेड हूँ। रिया के ये कहते हुए ही रिया अब अवंतिका के हाथ को पकड़कर कहती हैं, चले ब्यूटीफुल लेडी। इस बात पर अब अवंतिका भी हाँ में अपने सिर को हिला देती है और वो दोनों अब उस घर से महादेव के मंदिर की तरफ जाने लगती हैं। एक तरफ जहाँ पर अवंतिका और रिया महादेव के मंदिर के लिए निकल गई थी, तो दूसरी तरफ दिल्ली में मारवा हाउस में आज सुबह काफ़ी चहल पहल थी। होम शेफ को सुहासिनी मारवा ने ब्रेकफास्ट बनाने के लिए कहा हुआ था, क्योंकि वो आज यहाँ पर धर्मराज मारवा के पसंद का ही सारा का सारा खाना बनवाने वाली थी। यहाँ पर मारवा हाउस में भी ब्रेकफास्ट की पूरी तैयारियां हो चुकी थी, तो अब तक मारवा हाउस के सभी लोग अभी ब्रेकफास्ट टेबल पर आ जाते हैं। इधर भूमिका और निखिल भी यहाँ पर मारवा हाउस में पहुँच चुके थे। भूमिका और निखिल को देखकर अब यहाँ पर रेणुका मारवा कहती है, अब टाइम मिला है आप दोनों को घर आने का। हाँ, सच में कितने समय के बाद यहाँ पर वापिस घर में आए हो। पता नहीं सच में तुम दोनों क्या से क्या करते रहते हो। अरे मानती हूँ कि तुम्हारा अपना फर्ज है, तुम्हारा अपना काम है, लेकिन काम से परे भी तो एक परिवार होता है। अपने परिवार के बारे में तो सोचो। इधर अपनी माँ की ये बात सुनते ही भूमिका कहती है, मम्मी कुछ जरूरी काम था क्या जो आप मुझे बार बार कॉल कर रही थी? वैसे मुझे फोन क्यों कर रही थी? क्या अब आप मुझे बताएंगी या बस अभी सबसे पहले अपनी डांटों से ही हमारा पेट भरेंगी? अब यहाँ पर अब भूमिका की ये बात सुनने के बाद अब इससे पहले कि रेणुका कुछ भी कहती कि तभी उसके पापा यहाँ पर सुधीर मारवा कहते हैं,
अरे फ़ोन तो मैं ही कर रहा था बेटा, लेकिन फ़ोन करवाने वाली आपकी मम्मा थी, क्योंकि आपकी मम्मा ने खुद फ़ोन नहीं किया था। वैसे मुझे आपसे और निखिल से ये पूछना था कि आप दोनों ने शादी के बारे में क्या सोचा है। मेरा मतलब है कि शादी तुम दोनों को करनी भी है या नहीं। अब यहाँ पर सुधीर मारवा ने सीधे सीधे ही अपने मन की बात अपनी बेटी के सामने रख दी थी। इधर ये सुनते ही तो भूमिका कहती है, पापा प्लीज़ अभी नहीं, अभी थोड़ा सा तो वक्त दीजिए ना। इधर यहाँ पर टेबल पर सभी एक दूसरे से बातें कर रहे थे कि तभी अभी स्टेयरकेस से किसी के नीचे उतरने के कदमों की आवाज़ आ रही थी। इधर जैसे ही सभी के कानों में ही आवाज़ गई तो सभी अब उस दिशा की तरफ देखने लगते हैं। तो वो जब सब देखते हैं तो सामने से धर्मराज मारवा सीढ़ियों से नीचे उतर कर आ रहे थे। जैसे ही भूमिका की नज़र अब यहाँ पर अपने दादाजी पर यानी धर्मराज मारवा पर गई तो उन्हें देखकर उनके मन में बस एक ही बात थी, आखिर राहुल इनसे इतनी नफरत क्यों करता है। क्योंकि भूमिका भी ये बात अच्छी तरह से जानती थी कि राहुल इनसे नफरत करता है, लेकिन उसका रीज़न क्या है ये भूमिका अभी तक नहीं जानती थी। अब वो सोचती है ऐसा क्या है जो सिर्फ राहुल जानता है, और शायद रोहित भी इसके बारे में जानता है कि राहुल दादाजी से नफरत क्यों करता है, लेकिन मुझे इसके बारे में नहीं पता। भूमिका यही सोचकर अपने ख्यालों में थी कि तभी उनके कानों में अब सुहासिनी मारवा की आवाज़ आती है, भूमिका अपने दादाजी की ब्लेसिंग नहीं लोगी क्या। अपनी दादी माँ की ये बात सुनते ही भूमिका अब अपने सेंस में आती है और अब वो यहाँ पर हाँ में अपना सिर हिलाते हुए भूमिका कहती है, गुड मॉर्निंग दादाजी, वेलकम टू मारवा हाउस। इस बात पर अब धर्मराज मारवा कहते हैं, गुड मॉर्निंग भूमिका, वैसे कहाँ पर थी तुम? अरे मैंने सुना है कि स्पेशल डिपार्टमेंट तुमने ज्वाइन कर लिया है। अपने दादाजी की ये बात सुनते ही अब भूमिका कहती है, जी दादाजी, मैंने स्पेशल डिपार्टमेंट ज्वाइन किया है। वैसे सच कहूँ आपको यहाँ देखकर मैं काफ़ी खुश हूँ। मुझे सच में आपको यहाँ पर देखकर बहुत ही अच्छा लग रहा है।